हेलो नमस्कार दोस्तों, प्रियंका टीच हिंदी क्लासेस पर आपका स्वागत है दोस्तों। यूपी टेट 2026 की हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें कि पहले 4 क्लास हो चुकी है। ये क्लास नंबर 5 है और इसमें हम एसएसटी से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सत्र वाइज हल कर रहे हैं। ये हमारा सन 2016 का प्रश्न पत्र है जो कि 19 दिसंबर 2016 को हुआ था। आइए हम इसके प्रश्नों को देखते हैं। तो हमारा प्रश्न नंबर पहला है कि निम्नांकित महासागरीय धाराओं में किसका पड़ोसी तट पर गर्म प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर हमसे गर्म प्रभाव पूछा है तो हमारा ऑप्शन है आयोसियो, ऑप्शन बी है केना रिज, ऑप्शन सी है ब्राजील और ऑप्शन डी है बेंगुला। तो जो हमारा ऑप्शन सी है ब्राजील एक गर्म प्रभाव है, जबकि आयोसियो, केना रिज और बेंगुला ये है ठंडी ठंडी महासागरीय धारा है। प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं क्या है। डॉकिंस ड्राकेंसबर्ग पर्वत निम्न में से कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी है दक्षिण अफ्रीका और ऑप्शन डी है श्रीलंका। तो जो हमारा प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन सी है, दक्षिण अफ्रीका में ड्राकेंसबर्ग पर्वत स्थित है। ड्राकेंसबर्ग पर्वत से लिम्पोपो नदी का उद्गम होता है। प्रश्न नंबर तीसरा क्या है। निम्नलिखित ग्रहों में वह कौन सा है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। इनमें ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका कि कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और बुध। तो इन प्रश्न नंबर हमारा 3 का जो ऑप्शन डी है, बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, जबकि मंगल के 2 उपग्रह है, बृहस्पति के कुल 79 उपग्रह है, पृथ्वी का केवल एक उपग्रह है, वो है चंद्रमा। प्रश्न नंबर 4, सिलवासा किसकी राजधानी है। और लक्षद्वीप की, दादर एवं नागर हवेली की, दमन एवं दीव की, अरुणाचल प्रदेश की। जो सिलवासा राजधानी है हमारा ऑप्शन बी है, दादर एवं नागर हवेली की राजधानी सिलवासा है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरवत्ती है, दमन एवं दीव की राजधानी दमन है और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। प्रश्न नंबर 5 हमारा है, निम्न में से कौन सी मिट्टी भारत में कपास की खेती के लिए आदर्श है। जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। तो इसका आप लोग बताइए दोस्तों। प्रश्न नंबर हमारा 5 का जो ऑप्शन सी है, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए आदर्श मानी जाती है। प्रश्न नंबर 6 क्या है। निम्न स्थलाकृतियों में से किसका निर्माण भ्रंशन द्वारा होता है। छत्रक शिला, हिमोड़, बीभ्रंश घाटी और डोलाइन। तो जो हमारा प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन सी है, बीभ्रंश घाटी के द्वारा भ्रंशन स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। प्रश्न नंबर 7 है, चंद्र ग्रहण निम्नलिखित में से कब पड़ता है। पूर्णमासी, अमावस, ऑप्शन सी है प्रथम चतुर्थ, ऑप्शन डी है तृतीय चतुर्थ। जो हमारा चंद्र ग्रहण है वह प्रत्येक पूर्णिमा को होता है। चंद्र ग्रहण कब लगता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। आइए हम प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 8 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई है। 24 अक्टूबर 1945 को, 25 अक्टूबर 1945 को, 26 अक्टूबर 1945 को, 25 अक्टूबर 1948 को। तो इसका क्या होगा दोस्तों, आप सब बताइए। तो हमारा प्रश्न नंबर 8 का जो ए है, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। इसमें कुल 193 देश सदस्य शामिल हैं। इसका जो मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क में है। अब प्रश्न नंबर हमारा 9, ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष। तो ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वह 21 वर्ष है। प्रश्न नंबर 10 क्या है। भारत में प्रश्न नंबर हमारा 10 है, भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान की बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया है। ऑप्शन ए है केशवानंद भारती के मामले में, ऑप्शन बी है शंकरी प्रसाद के मामले में, ऑप्शन सी है सज्जन सिंह के मामले में और ऑप्शन डी है गोलकनाथ के मामले में। भारत में उच्चतम न्यायालय से संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत ऑप्शन ए हमारा केशवानंद भारती के मामले में हुआ है। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। 11 प्रश्न नंबर हमारा 11 क्या है कि निम्न भारतीय संविधान के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है। उच्च न्यायालय में, जिला एवं सत्र न्यायालय में, संसद में और सर्वोच्च न्यायालय में।
तो आप लोग बताइए दोस्तों प्रश्न नंबर 11 का क्या हो सकता है। तो प्रश्न नंबर हमारा 11 को जो ऑप्शन डी है, सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था की जाती है। प्रश्न नंबर 12 क्या है कि यह कौन निश्चित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं। भारत का राष्ट्रपति, भारत का वित्त मंत्री, राज्यसभा का सभापति, लोकसभा का स्पीकर। तो जो हमारा 12 प्रश्न का ऑप्शन डी है, लोकसभा का स्पीकर या अध्यक्ष ही निश्चित करते हैं कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक से संबंधित प्रावधान किया गया है। प्रश्न नंबर हमारा 13 क्या है, शिक्षा को द्विध्रुवीय किसने कहा है। एडम्स, रोवेल, डीवी और ओबी स्मिथ। तो जो हमारा ऑप्शन ए है, शिक्षा को द्विध्रुवीय एडम्स ने कहे हैं। एक शिक्षक और दूसरा शिक्षार्थी। शिक्षक और शिक्षार्थी यही दो ध्रुव कौन मानते हैं, एडम्स मानते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 14 क्या है, उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा विषय सामाजिक अध्ययन में सम्मिलित नहीं है। दर्शन शास्त्र, राजनीति शास्त्र, भूगोल और इतिहास। तो बताइए दोस्तों प्रश्न नंबर हमारा 14 का क्या है। तो प्रश्न नंबर 14 का जो ऑप्शन ए है, दर्शन शास्त्र सामाजिक अध्ययन के लिए सम्मिलित नहीं है। प्रश्न नंबर हमारा 15 क्या है, निम्नांकित में से कौन सा व्याख्यान विधि का गुण नहीं है। लेक्चर मेथड का गुण इनमें से कौन सा नहीं है। समय व शक्ति की बचत होती है, तर्क एवं चिंतन शक्ति का विकास होता है, पाठ्य पुस्तक को अधिक स्पष्ट किया जाता है। ये तीनों सही है। विद्यार्थियों में स्वाध्याय की आदत पड़ती है, ये गलत है, उनमें स्वाध्याय की आदत नहीं पड़ती है। तो जो हमारा ऑप्शन डी है यही सही है। प्रश्न नंबर हमारा 16 क्या है दोस्तों, उसको हम पढ़ लेते हैं। शिक्षक को श्यामपट्ट पर लिखते समय कितने अंश के कोण पर खड़ा होकर लिखना चाहिए। ऑप्शन ए है 55 डिग्री, 65 डिग्री, 45 डिग्री और ऑप्शन डी है 35 डिग्री। तो जो हमारा ऑप्शन सी है 45 डिग्री पर खड़ा होना चाहिए। प्रश्न नंबर 17 क्या है कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है सांस्कृतिक विरासत का विकास करना, राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय समझ विकसित करना, अच्छे नागरिक होना। तो जो हमारा ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए। प्रश्न नंबर हमारा 18 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा धर्म त्रिरत्न में विश्वास करता है। बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म और जैन धर्म। तो जो हमारा प्रश्न नंबर 18 का दोस्तों ऑप्शन डी है, जैन धर्म में त्रिरत्न की बात कही गई है। ये त्रिरत्न है, सम्यक श्रद्धा है, सम्यक ज्ञान है और सम्यक आचरण है। जो 24वें तीर्थंकर है वो कौन है, वो महावीर स्वामी है। 24वें तीर्थंकर के रूप में महावीर स्वामी को जाना जाता है। वैसे तो जो त्रिरत्नों का उल्लेख बौद्ध धर्म में होता है, परंतु त्रिरत्न सिद्धांत की जो विस्तृत व्याख्या है वो जैन धर्म में ही मिलती है। प्रश्न नंबर हमारा 19 क्या है कि मालती माधव नामक नाटक की रचना किसने की थी। भास, कालिदास, भवभूति, बाणभट्ट। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सी है, भवभूति ने कुल 3 नाटकों की रचना की है, मालती माधव, महावीर चरित और उत्तर रामचरित। भास ने कुल 13 नाटकों का उल्लेख करते। कालिदास ने 2 महाकाव्य लिखे हैं, रघुवंश महाकाव्य और कुमार संभव। प्रश्न नंबर हमारा 20 क्या है, नई दिल्ली में जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था। कीर्ति सिंह ने, अजीत मल ने, विजय सिंह ने, जय सिंह द्वितीय ने। तो प्रश्न नंबर हमारा 20 का जो ऑप्शन डी है, जय सिंह द्वितीय ने दिल्ली में जंतर मंतर का निर्माण करवाए थे। प्रश्न नंबर हमारा 21 क्या कह रहा है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया था। प्रश्न नंबर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ, अर्थात देसी समाचार पत्र अधिनियम कब पारित किया गया था। ऑप्शन ए है हमारा 1878, 1880, 1885 और 1888। जो 21 का हमारा ऑप्शन ए है, 1878 को देसी समाचार पत्र अधिनियम पारित किया गया था। प्रश्न नंबर हमारा 22 क्या है उसको देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन है। एओ ह्यूम, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और महात्मा गांधी। तो आप लोग बताइए दोस्तों 22 का क्या हो सकता है। तो 22 प्रश्न का हमारा जो ऑप्शन बी है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो है वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। इसकी जो स्थापना होती है वह 1885 में होती है। इसका प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, 28 दिसंबर 1885
85 को हुआ था। आगे हम चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर हमारा 23 क्या है कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया है? जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, जेबी कृपलानी और नरसिंह मेहता। तो 23 का आप लोग बताइए दोस्तों क्या हो सकता है? जो 23 का हमारा ऑप्शन बी है दोस्तों, विनोबा भावे भूदान आंदोलन प्रारंभ किए थे। प्रश्न हमारा 24 क्या है उसको देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 24 है कि कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए हमारा भगत सिंह, ऑप्शन बी अशफाक उल्ला खां, ऑप्शन सी है राम प्रसाद बिस्मिल और ऑप्शन डी है राजेंद्र लाहिड़ी। तो जो इसमें से हमारा ऑप्शन ए है भगत सिंह जो है वह काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे। बाकी अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र लाहिड़ी और एक लोग और है रोशन लाल, इन चारों को फांसी दे दी गई थी। काकोरी कांड से संबंधित ये चारों मुख्य रूप से आते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 25 क्या है? सुबंधु, घटखरपर, छड़पाक, वीरसेन इन सभी में क्या समानता थी? क्या ये चारों गुजरात के शासक थे या बौद्ध धर्म के प्रचारक थे या फिर ये सभी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे या यह सभी जैन धर्म के प्रचारक थे? तो 25 का दोस्तों जो हमारा ऑप्शन सी है, यह सभी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे। प्रश्न नंबर हमारा 26 क्या कह रहा है कि इसको कूट के माध्यम से बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? चौसा का युद्ध, घाघरा का युद्ध और हल्दी घाटी का युद्ध और कन्नौज का युद्ध। तो जो हमारा पहला है चौसा का युद्ध कब होता है? चौसा का युद्ध हमारा 1539 में होता है और घाघरा का युद्ध जो हमारा वो 1529 ईस्वी में होता है और कन्नौज का युद्ध जो है वह 1540 में होता है और हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में होता है। इस प्रकार से हमारा ए का जो 2 बन रहा है, तो ए का जो हमारा दूसरा है यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर हम आगे चलते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 27 क्या निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। इनके सन के अनुसार कौन सा कालक्रम किनका पहला है उसके अनुसार हमें व्यवस्थित करना है। तो जो हमारे पहले कौन आए थे? क्लायू आए थे, ये पहले नंबर पे हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं वारेन हेस्टिंग्स और तीसरे नंबर पर आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस और हमारा चौथे नंबर पे आते हैं लॉर्ड वेले। चलिए, तो इस प्रकार से हमारा बनता है दूसरा, पहला और तीसरा, दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा। जो ऑप्शन हमारा डी है वही है, वही सही है। प्रश्न नंबर हमारा 28 क्या है दोस्तों उसको देख लेते हैं कि भारत के निम्न में से किस राज्य में सुंदर वन पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो सुंदर वन कहाँ पाया जाता है? प्रश्न नंबर हमारा 28 का जो ऑप्शन डी है, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन पाया जाता है। आइए हम अपने प्रश्नों को देख लेते हैं उसके आगे। प्रश्न नंबर हमारा 29 क्या है कि निम्न में से किस नदी पर हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण हुआ है? महानदी पर, चंबल पर, सतलज पर और यमुना पर। तो 29 का बताइए दोस्तों क्या हो सकता है? प्रश्न नंबर हमारा 29 का जो ऑप्शन बी है, नहीं ऑप्शन सी दोस्तों, सॉरी, जो हमारा ऑप्शन सी है महानदी पर हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण हुआ है। इसकी जो कुल ऊंचाई है वह 160 मीटर है। इसकी जो ऊंचाई है वह सब 160 मीटर है और जो ये हीराकुंड बांध है यह विश्व का सबसे लंबा बांध होता है। प्रश्न नंबर आइए हम अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 30 है कि निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है? कालाहारी मरुस्थल, आटाकामा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, थार मरुस्थल। तो जो हमारा ऑप्शन सी है थार मरुस्थल, सहारा मरुस्थल जो है वह विश्व का सबसे बड़ा और गर्म मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। प्रश्न नंबर हमारा 31 क्या है कि मधुबनी लोक कला शैली किस राज्य से संबंधित है? ये जो मधुबनी लोक कला ये किस राज्य से संबंधित है? बिहार से है, उत्तराखंड से, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश से? तो जो मधु का अर्थ होता है दोस्तों हमारा शहद और बनी का अर्थ होता है वन अर्थात शहद का वन। इसका शाब्दिक अर्थ हुआ शहद का वन। जो लोक कला है वह किस राज्य से संबंधित है? जो ऑप्शन हमारा ए है बिहार से संबंधित है। इसमें जो है या राधा कृष्ण की मधुर लीलाओं के लिए यह प्रसिद्ध है यह कला। प्रश्न नंबर हमारा 32 क्या है कि धान का जो खैरा रोग है किस तत्व की कमी से आते हैं?
किस तत्व की कमी से होता है? जो खैरा रोग होता है वह धान की पत्तियों में हल्के पीले और लाल रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। आपने खेतों में अक्सर देखा होगा। तो प्रश्न नंबर जो हमारा ऑप्शन सी है इसका, जिंक के कारण धान में खैरा रोग हो जाता है। प्रश्न नंबर हमारा 33 क्या है कि आलू क्या है? आलू क्या एक जड़ है, तना है, पुष्प है, पत्ती है? तो हमारा जो आलू है एक तना है। प्रश्न नंबर हमारा 34 क्या है कि खरीफ की फसल है गेहूं, धान, आलू, चना। तो फसलों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। तो जो धान है, ये धान हमारी खरीफ की फसल है, रबी की फसल में गेहूं आता है। प्रश्न नंबर हमारा 35 क्या है कि मक्का का जन्म स्थान, अर्थात मक्का कहाँ का उसका जन्म स्थान है? प्रश्न नंबर हमारा 35 का जो ऑप्शन है भारत, चीन, अमेरिका और रूस। तो जो हमारा ऑप्शन सी है, अमेरिका का है मक्का। प्रश्न नंबर हमारा 36 क्या है कि प्रमाणित बीज के थैले पर लगे टैग का रंग होता है नीला, सफेद, लाल और पीला। जैसे हम किसी भी फसल के लिए बीज खरीदने जाते हैं तो उसमें जो एक टैग लगा होता है वो ये पूछा है कि उसमें कौन सा रंग होता है। तो जो 36 का हमारा ऑप्शन ए है, इसमें नीले रंग का होता है, इसमें जो अधिकारी का हस्ताक्षर भी होता है। प्रश्न नंबर हमारा 37 और ओलरीकल्चर शब्द का संबंध है सब्जी विज्ञान से, पुष्प विज्ञान से, फसल विज्ञान से और फल विज्ञान से। तो ओलरीकल्चर का जो संबंध है दोस्तों वो हमारा सब्जी विज्ञान से है। और पोमोलॉजी पोमोलॉजी फल विज्ञान को कहते हैं, फ्लोरिकल्चर पुष्प विज्ञान को कहते हैं और एग्रीकल्चर फसल विज्ञान को कहते हैं। तो प्रश्न नंबर हमारा 38 क्या है दोस्तों? फलों को पकाने में उपयोग किया जाने वाला रसायन है मीथेन है, एथिलीन है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, ग्लूकोज है। तो इसमें से जो हमारा 38 का ऑप्शन डी है दोस्तों, एथिलीन नामक रसायन फलों को पकाने में उपयोगी होता है। प्रश्न नंबर हमारा 39 क्या है कि पैपन का स्रोत क्या है? आम है, बेल है, पपीता है और केला है। तो 39 का जो हमारा ऑप्शन सी है दोस्तों, पैपन का स्रोत जो है वह पपीता है। प्रश्न नंबर 40 क्या कहता है कि लीची का कौन सा भाग खाया जाता है, अर्थात लीची का कौन सा पार्ट खाने योग्य होता है? क्या फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, मांसल एरिल और अंता फल भित्ति? तो जो हमारा ऑप्शन सी है, मांसल एरिल लीची का वह भाग होता है जो खाने योग्य होता है। प्रश्न नंबर हमारा 41 क्या है कि राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 25 अगस्त को, 29 अगस्त को या फिर 30 अगस्त को और 21 अगस्त को? जो हमारा 41 का ऑप्शन बी है दोस्तों, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। हमारी राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है। हॉकी के जो जादूगर कहे जाते हैं ध्यानचंद, ध्यानचंद के जन्म पर यह राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर हमारा 42 क्या है कि आधुनिक ओलंपिक खेल प्रारंभ हुए हैं सन 1886 में, 1896 में, 1906 में, सन 1916 में। तो 42 का जो हमारा ऑप्शन प्रश्न नंबर है कि आधुनिक ओलंपिक खेल कब प्रारंभ हुआ था? जो हमारा ऑप्शन भी है दोस्तों, सन 1896 ईस्वी में। प्रश्न नंबर आगे चलते हैं, हमारा 44 है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? खिलाड़ी को, शिक्षक को, कोच को, वैज्ञानिक को? तो जो हमारा ऑप्शन भी है फ्रेंड कि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वह कोच को दिया जाता है। इसमें 5 लाख की जो 5 लाख नगद राशि दी जाती है और गुरु द्रोणाचार्य की एक कांस्य की मूर्ति दी जाती है और पारंपरिक वस्त्रों के साथ उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। प्रश्न नंबर हमारा 45 क्या है कि किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था? 41वां संशोधन द्वारा, 42वां संशोधन द्वारा, 43वां संशोधन या 44वां संशोधन? तो जो दोस्तों हमारा 45 का ऑप्शन बी है, 42वां संशोधन 1976 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में 3 शब्द जोड़े गए थे। एक था पंथ निरपेक्ष, दूसरा था समाजवाद और तीसरा था सांप्रदायिक, और तीसरा हमारा जो था वह अखंडता था। प्रश्न नंबर हमारा 46 क्या है दोस्तों कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का 17वां कौन सा सम्मेलन 17वां सम्मेलन कहाँ हुआ था? काहिरा में, मार्गे टीका में, दिल्ली में और लुसाका में? तो प्रश्न नंबर हमारा 46 का जो ऑप्शन बी है, मार्गे टीका में होता है 17वां सम्मेलन। प्रश्न नंबर हमारा 47 क्या है कि सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? क्या एक राजनीतिक अधिकार है, क्या एक संवैधानिक अधिकार है, या एक विधिक अधिकार है, या एक सामाजिक अधिकार है?
तो प्रश्न नंबर 47 का दोस्तों बताइए क्या हो सकता है। इनमें से जो हमारा ऑप्शन सी है कि सूचना का अधिकार जो है वह एक विधिक अधिकार है। प्रश्न नंबर हमारा 48 क्या है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की व्यवस्थापिका में द्वितीय सदन नहीं है। तमिलनाडु में, कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में। तो 48 का जो हमारा ऑप्शन ए है, तमिलनाडु में व्यवस्थापिका सदन नहीं है। प्रश्न नंबर 49 क्या कहता है कि संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया है। तो हमारा ऑप्शन है 52वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन और ऑप्शन डी है 86वां संविधान संशोधन। तो जो हमारा ऑप्शन डी 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार बना दिया गया। मौलिक अधिकार वर्तमान में कितने हैं? 6। मूल संविधान में हमारे मौलिक अधिकार 7 थे, जिसमें से संपत्ति का अधिकार हट गया है। प्रश्न नंबर हमारा 50 है कि मानव शरीर में सबसे लंबी और मजबूत अस्थि कौन सी है। पूर्वा अस्थि, अंतर्जघास्थि, बहिर्जघास्थि और प्रखंड अस्थि। तो जो इनमें से हमारा ऑप्शन ए है पूर्वा अस्थि अर्थात फीमर। फीमर जो है वह सबसे लंबी और मजबूत अस्थि है। प्रश्न नंबर हमारा 51 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है। विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन सी। तो जो हमारा ऑप्शन डी है विटामिन सी व जल में घुलनशील होता है। प्रश्न नंबर हमारा 52 क्या है कि एक छात्रा मेज पर रखी पुस्तक को पढ़ने में कठिनाई अनुभव करती है, किंतु श्यामपट्ट पर लिखे शब्दों को ठीक से पढ़ लेती है। उसका दृष्टि दोष है। दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, असमान दृष्टि दोष, वर्ण अंधता दोष। तो श्यामपट्ट पर लिखे शब्दों को स्पष्ट मतलब दूर उसे स्पष्ट दिखाई दे रहा, परंतु नजदीक की वस्तुएं उसे धुंधली दिखाई देती है। जब ये लक्षण दिखाई देते हैं तो वहाँ दूर दृष्टि दोष होता है। प्रश्न नंबर हमारा 53 क्या है कि बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव करता है। चेचक या बड़ी माता, डिप्थीरिया, तपेदिक या टीबी या टाइफाइड। तो जो हमारा ऑप्शन सी है दोस्तों तपेदिक या टीबी से बीसीजी का टीका बचाव करता है। बीसीजी का टीका जन्म के समय बच्चों को लगाया जाता है। प्रश्न नंबर हमारा 54 क्या है कि भारतीय संगीत में कुल कितने स्वर हैं। शुद्ध एवं विकसित दोनों को मिलाकर। तो भारतीय संगीत में जो शुद्ध स्वर है उनकी संख्या 7 है और जो विकृत स्वर है उनकी संख्या 5 है। तो दोनों को मिलाकर हमारा हो गया 12। भारतीय संगीत में कुल 12 स्वर हैं। प्रश्न नंबर हमारा 55 है कि स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन प्रतिवर्ष होता है मुंबई, अमृतसर, आगरा और जोधपुर। तो जो प्रश्न नंबर हमारा 55 है 55 का बताइए दोस्तों आप लोग क्या हो सकता है कि 55 का जो हमारा ऑप्शन नंबर 55 का जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है मुंबई। स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन प्रतिवर्ष कहाँ होता है? मुंबई में होता है। इसका जो प्रथम आयोजन कब हुआ था? सन 1952 ईस्वी में किया गया था। प्रश्न नंबर हमारा 56 क्या है कि तानसेन किसके दरबारी में गायक थे? किसके दरबारी गायक थे? हुमायूं के दरबार में थे, बहादुर शाह जफर, अकबर और औरंगजेब। तो जो हमारा 56 का सी है दोस्तों अकबर के दरबार में तानसेन गायक थे। अकबर ने इन्हें कंठा भरण वाणी विलास कहा है। क्या कहा है? कंठा भरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी है। अब इसके आगे हम चलते प्रश्न नंबर हमारा 57 क्या है कि जयदेव किस ग्रंथ के रचयिता है? राग तरंगिणी, स्वरमेल कलानिधि, गीत गोविंद और हृदय कैटु। तो जो हमारा प्रश्न नंबर सी है ऑप्शन नंबर सी है गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? जयदेव है। प्रश्न नंबर हमारा 58 क्या है कि परिप्रेक्ष्य होता है पटल की गहराई, चित्र की ऊंचाई, चित्र की लंबाई या चित्र की गोलाई। तो जो हमारा 58 का ऑप्शन नंबर ए है पटल की गहराई को हम परिप्रेक्ष्य कहते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 59 उसको भी देख लेते हैं दोस्तों कि अजंता के चित्र जो अजंता की गुफाओं में चित्र बने होते वह किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से, सनातन धर्म से, बौद्ध धर्म से या फिर ईसाई धर्म से। इसका आप बताइए दोस्तों क्या हो सकता है? तो जो हमारा 59 का ऑप्शन नंबर सी है जो अजंता की गुफाएं है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता की गुफाएं में पहले प्राचीन में इसमें कुल 29 गुफा थी, परंतु अब वर्तमान में कितने केवल 16 गुफाओं का उल्लेख मिलता है। प्रश्न नंबर हमारा 60 क्या है और यह हमारा आखिरी प्रश्न है। पास पास रेखाएं खींचकर छाया प्रकाश के प्रभाव को दर्शाना क्या कहलाता है? एचिंग, हैचिंग, चेरा क्यूरा
और ऑप्शन ए है स्पूमेटा। तो जो हमारा ऑप्शन सी है दोस्तों, यह है हैचिंग। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। आपके कमेंट के माध्यम से हमें पता चलता है कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर इस तो दोस्तों आप लोग कमेंट के माध्यम से अपनी बातों को बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं इसकी अगली वाली क्लास में। क्लास में लास्ट तक बने रहने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।